नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजनीतिक दलों के लिए महिलाएं उस टूल की तरह हो गई है जिसका इस्तेमाल वो किसी भी समय अपने नफा नुकसान के लिए कर लेते हैं। इन दलों के दिग्गज चुनावी रैलियों में महिलाओं को पूरे हक की पुरजोर वकालत करते नजर आएंगे, लेकिन जब वाकई हक दिलाने की बात आती है तो यही दिग्गज मौन हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली भाजपा ने टिकट सूची में इस आरक्षण पर कैंची चला दी और इसे घटाकर सिर्फ 10% कर दिया। यानी राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से सिर्फ 20 सीट पर महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। खास बात यह है कि यह आंकड़ा पिछली बार से भी कम है। साल 2018 के चुनाव में भाजपा में 22 महिला प्रत्याशी भाजपा ने उतारे थे, लेकिन इस बार इस संख्या में भी 2 की कटौती कर दी। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी इस बार सिर्फ 27 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। खास बात यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संसद से पास महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की सरकार से तो मांग कर रही है, मगर टिकट वितरण के फॉर्मूले में इसे लागू नहीं कर रही। अब सवाल ये कि क्यों राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर बढ़ता जा रहा है? क्यों भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है और क्यों महिला वोट बैंक बनकर रह गई है? आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे चाय पर चर्चा। अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए एक रोचक जानकारी देते हैं कि कैसे इस बार राजस्थान के रण में 7 सीट ऐसी है जहां पर महिलाओं में सीधी टक्कर है। तो वो कौन कौन सी है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। कामा नौक्षम चौधरी भाजपा की कैंडिडेट है और जाहिदा खान कांग्रेस की प्रत्याशी है। ये 7 सीटें हम आपको बता रहे हैं। जायल एक ऐसी सीट जहां पर भाजपा ने मंजू भागमार को उतारा और कांग्रेस ने मंजू देवी मेघवाल। पिछली बार भी ये दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे। इसी तरह बात करें एक और अन्य सीट की, सादुलपुर एक ऐसी सीट है जहां भाजपा ने सुमित्रा पूनिया को मैदान में उतारा है। कृष्णा पूनिया, कांग्रेस की कृष्णा पूनिया जो यहां से विधायक भी है, उनको वो सीधी टक्कर देंगी। हिंडौन एक और ऐसी सीट है जहां पर दोनों महिला प्रत्याशी है, राजकुमारी जाटव भाजपा से और अनीता जाटव कांग्रेस की उम्मीदवार है। अनूपगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर संतोष बावरी भाजपा की प्रत्याशी है और कांग्रेस की शिमला नायक यहां से उम्मीदवार है। अजमेर दक्षिण एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा की अनीता बघेल को कांग्रेस ने इस बार एक महिला प्रत्याशी पर दाव खेला है। द्रौपदी कोली अनीता बघेल को टक्कर देंगी। इसी तरह भोपालगढ़, जोधपुर के भोपालगढ़ में एक विधानसभा सीट है, कमसा मेघवाल भाजपा की है और कांग्रेस से गीता बरवड़ चुनावी मैदान में है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में कांग्रेस से सारिका सिंह जी है। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में आरपी विजय जी हैं। आरपी विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक उमेश शर्मा हमारे साथ में। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आरपी विजय जी, संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आप लगातार, देश भर ने एक स्पेशल सत्र बुलाकर महिलाओं को, जो पार्टी संसद में आरक्षण दे रही है, टिकट की सूची से उस आरक्षण को कम करके 10% कर देती है। ऐसी कथनी और करनी में अंतर क्यों सर? दर्श शर्मा जी, आपको पता है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ये अधिनियम लेकर आई है और ये एक बनाया है कि महिलाओं को, तो ये अभी शुरुआत है। एक्चुअली कई चीजें हैं, तो जब ये लागू हो जाएगा तो हकीकत में जाएगी किसी भी पार्टी होगी। तो आरपी जी अभी किसने रोका आपको लागू करने के लिए? अभी कोई रोक रहा है क्या? अभी तो आप स्वतंत्र है ना, यहाँ तो आप स्वतंत्र है। क्या जरूरी है कि कोई पाबंदी हो तभी भाजपा इस तरह का कोई काम करे? आप अभी भी करके मिसाल पेश कर सकते थे ना कि आप वो तो कानूनी पेचीदगियों के कारण 10 साल बाद भले ही या 5-7 साल बाद में मिलेगा, लेकिन हमने अपनी सूची में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर एक मिसाल पेश की है। ये तो क्योंकि भाजपा कर ही सकती है, संसद में आप आरक्षण लेकर आ रहे हैं। दर्श शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट क्या होता है कि जब इलेक्शन जब समय हो रहे हैं
जब तक तैयारी होना भी जरूरी है। जिन महिलाओं को टिकट देना है उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखनी पड़ती है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। आरपी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, तैयारी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास में महिला उम्मीदवार नहीं है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर अगली बार जो होगा डेफिनेटली इसमें सुधार होगा। और ये पिछली बार से भी अगर आप जो कह रहे थे कि 22 सीट 20 सीट या 21 सीट पे है, उसके पीछे भी रीजन यही है बेसिकली कि महिलाएं तैयार हो रही हैं और धीरे धीरे, क्योंकि अब ये 1/3 वाला जो मतलब अभी तक महिलाएं तैयार नहीं थी, तो आने वाले टाइम में हम लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं। चलिए, सारिका सिंह जी हमारे साथ में है। सारिका जी, जब संसद में बिल आया, कांग्रेस ने इसका स्वागत तो किया, साथ में सवाल भी खड़े कर दिए सरकार की मंशा पर कि सरकार इसे तुरंत लागू नहीं करके, सरकार अपने जो उनका इरादा है वो ठीक नहीं है, वो महिलाओं के हित की बात नहीं करती है। आपने पुरजोर वकालत की कि ये आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। क्या वजह रही कि कांग्रेस की सूची में ये आरक्षण लागू होता नजर नहीं आया? हाँ दर्शित जी, देखिए, महिला आरक्षण के लिए और महिलाओं की राजनीति में भूमिका के लिए कांग्रेस सदैव से ही, आप इसके प्रारंभ से देख लीजिए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट को बनाया गया। फिर आप सुचिता कृपलानी जी को देख लीजिए, उन्होंने भी सर्वप्रथम महिला के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर आप सरोजिनी नायडू जी को ले लीजिए, आप प्रतिभा, जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो कांग्रेस की सरकार के समय में सारिका जी, ये सारी चीजें मत गिनाइए, ये सब चीजें आप गिना रहे हैं, लेकिन 2023 में महिला आरक्षण बिल आ रहा है। उससे पहले आपकी सरकार थी, किसने रोका, क्यों नहीं लेकर आए? महिला आरक्षण के प्रति कांग्रेस बहुत सजग रही है और पंचायत निकायों में जो चुनाव में, पंचायती राज में जो महिला आरक्षण को राजीव गांधी जी ने लागू किया, उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि गांव में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, सरपंच के रूप में, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख प्रधान के रूप में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। और उससे हमें बहुत लाभ हो रहा है कि हमें बहुत सारी महिला नेताएं, जो महिलाएं हैं, उनके रूप में हमें नेता ग्रामीण स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर नेताएं हमें मिल रही हैं, और अच्छी नेता मिल रही हैं जो कि आगे आकर के समाज का और देश का प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्रिय भागीदारी वो निभा रही हैं। जहां हम बात करते हैं, तो इस बार भी अगर हम बीजेपी की सूची से देखें या पिछली बार की सूचियों में देखें, तो कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं को अनुपातिक तौर पर उनका प्रतिनिधित्व अधिक दिया है। इस बार भी 28 के आसपास महिलाओं को राजस्थान में सूची में सम्मिलित, 27 महिलाओं को सूची में सम्मिलित किया गया है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे ये आंकड़ा हमारा बढ़ेगा। तो आपकी लड़ाई क्या भाजपा के अनुपात से है या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण की जो वकालत कर रहे थे उससे? नहीं, हम बिल्कुल 33% आरक्षण के ही पक्ष में है, और ये चीज हमारी पार्टी इसको अपनी नीति में और अपनी रीति में, दोनों ही तरीके से हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। और ये हमारी कार्यवाही के अंदर भी, हमारी इसके जो कांग्रेस पार्टी है उसके पटल पर भी आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि लेकिन क्या वजह रही कि 200 विधानसभा सीटों में 2023 के चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है? क्या वजह रही कि कांग्रेस की सूची में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल पाया, क्योंकि तुरंत इसे लागू करने की मांग आप कर रहे हो? देखिए, तुरंत हम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनावों की राजस्थान की, तो उसमें जो महिला प्रत्याशी, क्योंकि इस बार का देखिए, इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है। इस बार का जो चुनाव राजस्थान में है वो चुनाव है रिवाज बदलने का। आज 30 साल बाद में तो क्या महिलाएं रिवाज नहीं बदल सकती? क्या महिलाएं रिवाज नहीं बदल सकती? जो बिल्कुल महिला रिवाज बदल सकती हैं। महिलाओं ने तो पूरे विश्व के पटल को बदलने की ताकत भी महिलाएं रखती हैं। एक इंदिरा गांधी जी ने मानचित्र को, विश्व मानचित्र को बदल दिया था। वो भी हमारे ही पार्टी की एक प्रधानमंत्री रही हैं, जिन्होंने बांग्लादेश जैसे नए देश का निर्माण करके विश्व मानचित्र को परिवर्तित किया। तो ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं शक्ति नहीं रखती हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने कहा कि इस बार चुनाव थोड़ा सा अलग है, इस बार रिवाज बदलना है, तो इसलिए मेरे मन में सवाल उठा कि क्या महिलाएं रिवाज नहीं बदल सकती क्या? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही थी
कि जैसी बात है 33% आरक्षण की बात चल रही है और हमने हमारे बहुत सारी नेता, बहुत सारी सरपंच, बहुत सारे जिला प्रमुख, बहुत सारे जो निचले स्तर की नेताएं हैं वो तैयार हो रही हैं और वो आगे आकर के अपने विधानसभाओं के स्तर तक पहुंच रही हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी प्रमुख जो हमारी वरीयता है वो है रिवाज बदलने की और सरकार को रिपीट कराने की। तो इसमें हमने किसी भी तरीके का कोई भी कहीं भी कुछ भी रिस्क लेना उचित शायद पार्टी ने नहीं समझा। तो क्या और जो महिलाओं को जिताऊ ज्यादा कैंडिडेट है, प्रतिनिधित्व वो देना 28 रिस्क होगा जो है। कांग्रेस पार्टी के लिए? आपका यह मानना है कि महिलाओं को नहीं, अगर ज्यादा रिस्क- प्रतिनिधित्व रिस्क- दिया जाए तो वो रिस्की हो जाएगा, रिवाज नहीं बदल पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है जिनके जीतने चलिए। की संभावनाएं 100% उमेश शर्मा जी है। हमारे साथ में। इसलिए उमेश जी, उन दोनों ही कैंडिडेट्स को- राजनीतिक दल के दिग्गज नेताओं को आप लगातार कवर करते हैं, इनकी चुनावी सभाएं भी आप लगातार कवर करते हैं और वहां पर मंच से जो हजारों लोगों की भीड़ होती है, लाखों लोगों की भीड़ जो होती है, वहां से जो वादे होते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें होती है और सूची में वो जगह ही नहीं मिल पाती है और दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक उचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि फंस जाते हैं कि दिग्गज बोल कुछ जाते हैं और सूची में क्या हो जाते हैं। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीति में महिलाओं को जो भागीदारी उसको बढ़ाने की बात हर बार दोनों पार्टियां करती आई, लेकिन जिस तरह प्रत्याशी चयन में महिलाओं को दरकिनार किया जाता है वो वाकई में चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय के रूप में बड़ी संख्या में महिलाएं हर बार चुनाव में खड़ी होती हैं, लेकिन आज तक जो 71 साल का इतिहास है उसमें महज 8 या 9 सिर्फ 7 महिला जो विधायक हैं वो ही बन पाई हैं। वहीं दोनों पार्टियों की बात की जाए तो जयपुर जैसे शहर में बीजेपी ने महज एक महिला प्रत्याशी खड़ा किया है, विद्याधर नगर से दिया कुमारी को। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से गंगा देवी और अर्चना शर्मा को टिकट देती आई जयपुर जिले की बात की जाए तो, क्योंकि जयपुर जैसे शहर में जब महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तो छोटे शहरों में तो बात ही बेमानी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पुरातन काल से अगर देखी जाए, जो 1952 से जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से भी देखा जाए तो सांगानेर एक ऐसी सीट है जहाँ से लगातार कांग्रेस और बीजेपी इंदिरा मायाराम विधायक रही हैं। इसके अलावा आमेर से पुष्पा जैन विधायक रही हैं। तो गिनती पे आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं, क्योंकि आज तक राजस्थान में अगर सर्वाधिक बात की जाए तो सुमित्रा सिंह है, वो सबसे ज़्यादा बार 9 बार विधायक रही हैं। इसके अलावा जो सूर्यकांता व्यास हैं वो भी 6 या 7 बार विधायक रही हैं। और बात की जाए तो कमला बेनीवाल जो है, कमला वो भी लगभग 7 बार विधायक रही हैं। और गिनी चुनी कुछ विधायक है जो 3 या 4 बार विधानसभा पहुंचे। तो ये वाकई में शोचनीय विषय है दोनों पार्टियों के लिए कि आखिर महिलाएं राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। दूसरी, अभी जो सारिका जी कह रही थी कि राजीव गांधी ने पंचायतों में आरक्षण दिया और वहाँ महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज भी स्थितियाँ वही हैं कि महिलाओं के जो पति हैं वो काम करते हैं, महिलाएं वही घर में चूल्हा चौका कर रही है। जयपुर जैसे बड़े शहर में कई पार्षद ऐसी हैं जिनके या तो पुत्र पूरा काम संभाले हुए या फिर उनके पति काम संभाले हैं। बीच में तो स्थितियाँ यही थी, जब कार्यवाहक महापौर शील धाबाई को बना गया तो उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर लगाया कि महिलाओं के पति, जो पार्षद पति हैं, वो नगर निगम में अलाउ नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि भागीदारी भले ही बढ़ाने की बात की जा रही हो, लेकिन महिलाएं आज भी उतनी सक्षम नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, कि वो अपना काम स्वयं कर सके। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से आरपी विजय जी है। आरपी विजय जी, जिस तरह से पिछली बार जो थे उससे भी कम संख्या, मतलब ये तो एक चौंका है। 2018 में आप भारतीय जनता पार्टी ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, महिला उम्मीदवार, और 2023 आते आते आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए। लगातार भाजपा उसको भुना रही थी और ये कह रही थी कि इतने सालों में जो काम नहीं हुआ वो हमने किया, और 2023 आते आते 2 की संख्या और घटा दी, अब 20 पे ही रह गए हैं। ये तो समझ से बाहर है। सर शर्मा जी, देखो हकीकत में कहानी ये है कि 5 साल से कांग्रेस का शासन चल रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरीके से
बहुत ही स्थिति में है। तो इस समय ये आरपी जी, पेपर लीक का महिलाओं से क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी को लाए तो इसके लिए बेरोजगारी से महिलाओं का क्या संबंध है? मैं महिलाओं को टिकट देने में मैं सवाल कर रहा हूं महिला प्रतिनिधित्व की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आगे रही, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज तो आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति है, महिला है, और आने वाले टाइम में जो दर्श जी इनसे पूछा जाए कि आरएसएस में कितनी महिलाएं हैं, 1 का वो लागू होने वाला है। तो उसी की परिस्थिति के हिसाब से अभी जो चुनाव था, ये चुनाव हो रहा है शासन के अगेंस्ट। उसमें जो जिताऊ कैंडिडेट, नहीं कहा कि महिलाएं जिताऊ नहीं है, बट उनके लिए सामने लाने के लिए, उनको फ्री में लाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि महिलाओं, देखिए आरपी जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। जनता जो है वो बहुत समझदार है, वो हर चीज को नापती है, तोलती है, क्योंकि 5 साल में उसको मौका मिलता है। 5 साल में एक बार ही उसको मौका मिलता है, जब वो जिसको जो देवतुल्य हो जाती है, जनता जनार्दन हो जाती है। तो जब 5 साल में मौका आता है तो वो काफी चीजें नापती है, तोलती है कि किस तरह से राजनीतिक दल अपनी कथनी और करनी में अंतर को जो जता रहे हैं। ये जो आपने जो काम किया है 22 से 20 पर लाकर, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी कि आपकी जो मंशा है महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देने की, उस पर आप मोहर लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने ये जो महिलाओं का विधेयक है वो पास करवाया है। अगर इनको इतनी चिंता थी कांग्रेस को, तो जब ये ग्रामीण के लिए ले आए थे, पंचायतों के लिए ले आए थे, तो फिर इनको संसद के लिए और विधायिका के लिए किसने मना किया था? ये चाहते तो ला सकते थे, बस इनकी मंशा ही नहीं थी। तो ये क्या हुआ कि बेसिकली जब आज इतना दृढ़ निश्चय किया, बहुत अच्छे से आप कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, मैं आपकी मंशा पर सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए सर। मेरी मंशा मैंने आपको बताया ना कि इस समय हमारे कुछ कुशासन को हटाना है। इस कुशासन को हटाने के लिए इस समय क्या महिलाएं सुशासन को हटाने में भागीदारी नहीं निभा सकती? समझा, उनको टिकट दिया है। आने वाले टाइम में जो हमारे को 5 साल मिलेंगे, उसके अंदर हम ये चेष्टा करेंगे कि हम जिताऊ कैंडिडेट मैक्सिमम से मैक्सिमम ला सके। सीटें तो 1/3 हो सकता है कि अगले बार 1/3 आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो सीटें तो वैसे बढ़ जाएगी, मतलब आपको कैंडिडेट तो बढ़ जाएंगे, पर जिताऊ कैंडिडेट भी होना जरूरी है। उसके लिए अभी से ही हम कार्यवाही चालू करेंगे। चलिए उमेश शर्मा जी, आपके पास में आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से आरपी विजय जी को आपने सुना कि वो फंस रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस तरह से क्या, क्योंकि महिला आरक्षण बिल काफ़ी पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई थी, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए महिला आरक्षण बिल की बात जहाँ तक की जाए तो ये ऐसा बिल था जिसे सभी पार्टियां लगभग एक मत नजर आई। कांग्रेस भी इस बिल को पहले ला चुकी है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी बिल लाया गया था, लेकिन हर बार ये बिल पास नहीं हो पाया। इस बार ध्वनि मत से बिल पारित हुआ है, उसके बावजूद टिकट नहीं देना चिंता का विषय है। 33% आरक्षण की आप बाध्यता तो लागू करें, लेकिन जिस तरह के हालात वर्तमान चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी कहीं इस बिल में संशोधन की जरूरत ना पड़ जाए। और जहाँ तक बात की जाए तो भाजपा वाकई में देखने लायक बात है कि राजस्थान में लगातार चुनाव में भाजपा जो है वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार घटाती जा रही है। ये बड़ी बात है कि भाजपा के यहाँ भाजपा खेमे की बात की जाए तो वसुंधरा राजे जो महिला हैं वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन अन्य चीज़ों की बात की जाए तो वाकई में ये सोचने की बात है कि जो पार्टी 33% आरक्षण लाने की बात करे, 33% आरक्षण लेकर आई है और परिसीमन 2026 के बाद इस आरक्षण को लागू भी किया जाएगा, लेकिन क्या वजह रही कि पार्टी जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व वो नहीं दे पा रही? ये भी इससे बड़ी बात यह है कि क्या पार्टी के पास में वाकई में महिला नेत्रियों की कमी है, या फिर कुछ रीजन ऐसे, या पुरुष प्रधान समाज की एक मानसिकता जो है उस वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पाई? इन सब चीज़ों का जवाब वाकई में भाजपा को देना चाहिए और बताना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब 33% आरक्षण हो जाएगा तो आखिर पार्टी का रोड मैप क्या होगा, किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जाएगा। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला मोर्चा जो राजस्थान में बना हुआ है, वहां से भी शायद ही किसी पदाधिकारी को इस चुनाव में टिकट दिया हो। पिछले चुनाव में भी ऐसा देखने को आया। सुमन शर्मा लगातार कई बरसों से टिकट मांग रही, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह आप मधु शर्मा की बात की जाए जो
प्रदेशाध्यक्ष रही हैं, वो भी लगातार वो दीनदयाल उपाध्याय के परिवार से हैं, उन्हें भी टिकट आज तक नहीं मिला। और भी ऐसी कई महिला नेत्रियां अगर आप खंगालेंगे तो कई नाम ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनकी राजनीति पूरी हो गई लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी है। चाहे आप किसी निगम में चले जाएं, किसी यूआईटी में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, पुलिस महकमे में चले जाएं, चाहे वकालत के क्षेत्र में चले जाएं, महिला सब जगह अग्रणी भूमिका निभा रही है और बहुत भली भांति तरीके से काम कर रही है। ऐसे में राजनीति से उनको अछूता रखना वाकई में ये देश के लिए आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। 33% आरक्षण अगर आप ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी के रूप में आपको अभी से महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में भी ये स्थितियां और विकट हो सकती है। जी सारिका जी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद में संसद में भी मैंने सुना, पूरे देश ने सुना, राहुल गांधी और लगातार कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे थे। प्रियंका गांधी और अब जो 5 राज्यों के चुनाव है, चुनावी जनसभाओं में भी हम उनको सुन रहे हैं, वो आज भी इसी बात को जनता के सामने रख रहे हैं कि सरकार, जो मोदी सरकार है, महिला आरक्षण बिल लाई लेकिन तुरंत इसे लागू नहीं कर पाई। आज भी तमाम बड़ी रैलियों में वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। कैसे इतना साहस वो जुटा पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्योंकि टिकट सूचियों में चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, आप खुद लागू नहीं कर रहे हो और फिर आप उसी बात को लेकर वोट मांग रहे हो। इतना साहस आता कहां से? जी दर्श जी, देखिए मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो कई देर से मैं बीजेपी प्रवक्ता की बातें सुन रही हूँ, मैं सबसे पहले इन्हीं का जवाब देना चाहूंगी कि बीजेपी के अंदर कहीं भी महिलाओं के लिए ना तो कोई इनमें सम्मान है और ना ही इनके पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए कोई स्थान है। आरएसएस जो इनकी बैकबोन है, आज तक उसके अंदर महिलाओं की इन्होंने भर्ती भी करना उचित नहीं समझा है। तो ये महिलाओं के लिए इनकी पार्टी में और इनके दिमाग में किस तरीके का एक स्थान है वो सब जग जाहिर है, वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जो विश्लेषक हैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आगे आने देना एक बहुत चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। क्या आपको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद एक महिला नेता हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को, हमें राजनीति और विशेषकर राजनीति में महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो चुनौतियां हमारे घर से शुरू होती हैं। हमें अपने घर में, क्योंकि जो परिदृश्य हम राजनीति का देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो जो बीजेपी की राजनीति है, किस तरीके से ये राजनीति का पूर्ण तरीके से इन्होंने राजनीति को कैसा बना दिया है, तो लोग, हमारे घर के परिवार के सदस्य भी इस बात पर बहुत उनकी सहमति लेने के लिए भी हमें बहुत मेहनत लगती है सारिका जी, कि हम उनको ये राजी कर सके कि हम राजनीति में बाहर आ सके। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें देखिए ये बहुत जरूरी है कि जब तक कानून का डंडा किसी भी पार्टी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, उस पर अगर कानून का डंडा नहीं चलेगा और ये बातें नहीं होगा कि वो महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे, तब तक कोई भी सारिका जी, पार्टी पुरुष प्रधान समाज में मैं ये मानती हूँ कि वो हमें मौका नहीं देंगे। जी सारिका जी, ये काम तो मोदी सरकार ने किया है, कानून की बाध्यता लाई है। कानून की बाध्यता नहीं आई है, ये सिर्फ विधायक लेके आए हैं। आप कानून बना दीजिए ना, तो सारी पार्टियों को 33% आरक्षण उनमें देना पड़ेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, उन्होंने पंचायती राज कानून दे दिया। चलिए सारिका जी, आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास में। सारिका जी, आपको नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास में एक मौका था, जिस तरह से तुरंत महिला आरक्षण बिल को लागू करने की वो मांग कर रही थी, क्यों ना टिकट जो बांटे गए कांग्रेस ने 5 राज्यों में, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देती और उसके बाद जनता के बीच में जाती कि कांग्रेस और जो मोदी सरकार वो पता नहीं कब लागू करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तुरंत लागू करने के पक्ष में, और हमने वो कर भी दिखाया है। आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता तो शायद कांग्रेस के पक्ष में और ज्यादा माहौल बनता? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इससे बिल्कुल पक्ष में माहौल बनता भी, और ये एक चीज, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता भी। हालांकि हम लोग अपने अलग अलग पार्टी में ये चीज हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी जी को ले लीजिए, राहुल गांधी जी को ले लीजिए, प्रियंका जी को ले लीजिए। प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश, सारिका जी, सिर्फ पक्षधर रहना काफी नहीं है, वो दिखना भी चाहिए ना।
तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने, आप देखिए उनके पास भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में इसलिए बिल लेकर आ गई, लेकिन उसको लागू अभी फिलहाल नहीं कर रही है, उसकी मंशा दिख रही है। जब प्रियंका जी के पास में इस बात का अधिकार था तो उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया। और राजस्थान में भी अगर हम कंपैरेटिव देखें तो क्या प्रियंका जी के पास में अधिकार नहीं है? तो महिलाओं को हर जगह, देखिए वो यहाँ की इंचार्ज नहीं है फिलहाल, वो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी, तब उन्होंने बहुत महिलाओं को दिया। चलिए, वक्त की हमारे पास में कमी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हमारे यहाँ भी स्थिति सुधर रही है। और सबसे बड़ी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये पुरजोर एक महिला होने के नाते मैं ये आवाज उठाऊंगी कि ये महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनाया जाए, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि महिलाओं को राजनीति में आने का पूरा मौका मिल सके और हम राजनीति के ये जो गंदी राजनीति शुरू हो गई है, वक्त की कमी है। वक्त हमें अनुमति लेने के लिए कह रहा है बार बार। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर है, चुनावी रैलियों में महिलाओं के हित की बात होना, महिलाओं के सम्मान की बात करना, लेकिन जब महिलाओं को वाकई में सम्मान देने की बात हो तो मौन धारण करना, ये सब जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देना भी जानती है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।